कि सियासत इस कदर आवाम पर एहसान करती है, पहले आंखें छीनती है और फिर उन्हें ही चश्मादान करती है। दोस्तों, आज हम पश्चिम बंगाल के हाल की गंभीर घटनाओं के बारे में बात करेंगे, खासकर मुर्शिदाबाद, नॉर्थ 24 परगना, मालदा और अन्य जगहों पर वक्फ अमेंडमेंट बिल के बाद और उसके विरोध में हुए प्रदर्शनों से जुड़ी हिंसाओं के बारे में। ये मुद्दा स्थानीय, राष्ट्रीय और अब अंतर्राष्ट्रीय स्तरों पर चर्चा का विषय बना हुआ है। लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं और बात करना जरूरी भी है। ये सारा विवाद मुर्शिदाबाद में वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ प्रदर्शन के हिंसक हो जाने के बाद शुरू हुआ। खबरों के मुताबिक कम से कम 3 लोगों की मौत हुई है और कई लोग घायल हुए। प्रदर्शनकारियों ने सड़क पर उतरकर दुकानों, वाहनों और संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया। पुलिस ने स्थिति नियंत्रित करने के लिए भारी बल तैनात किया और इंटरनेट सेवाएं निलंबित कर दी गई ताकि अफवाहों को न फैलाया जा सके। स्थानीय लोगों का कहना है कि भड़काऊ भाषणों और गलत सूचनाओं ने हिंसा को बढ़ावा दिया। इस हिंसा से हिंदू समुदाय को भारी नुकसान हुआ है। कई परिवार घर छोड़ने को मजबूर हुए हैं, जबकि कुछ ने स्कूलों में शरण लिया है, तो कुछ हिंदू परिवारों ने और कुछ हिंदुओं ने कम्युनिटी हॉल में। कथित तौर पर अगर बताएं तो 1000 हिंदू परिवारों को विस्थापित होना पड़ा है। विस्थापित होना यानी कि उनको अपना घर बार सब कुछ छोड़कर पलायन करना पड़ा है। उनका व्यापार और दैनिक जीवन बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। स्थिति गंभीर होने के बावजूद टीएमसी सांसद, जो मुर्शिदाबाद के ही सांसद हैं, उनका नाम है यूसुफ पठान, और उनके एक साथी हैं जिनका नाम है डेरेक ओब्रायन, इन्होंने सोशल मीडिया पर चाय पीने और लंच की तस्वीरें साझा की, जिसकी तुलना रोमन सम्राट नीरो से की जा रही है, जो रोम जलने के दौरान वायलिन बजाते थे। टीएमसी के नेताओं की इस तरह की लापरवाही ने जनता में आक्रोश पैदा किया है। दोस्तों, टीएमसी पर अल्पसंख्यक तुष्टीकरण का आरोप लग रहा है। 2011 में जब टीएमसी सत्ता में पहली बार आई थी और उसके बाद ममता बनर्जी ने 77 मुस्लिम समुदायों को ओबीसी श्रेणी में शामिल किया था, उसको भी इससे जोड़कर देखा जा रहा है और वो मुद्दा भी एक बार फिर से सुर्खियों में है। ठीक है जय श्री राम। आप सबको पता है कि जय श्री राम नारों को लेकर ममता बनर्जी जी की नाराजगी और नॉर्थ 24 परगना में इस नारे को बोलने से लोगों में कितना परेशानी हुआ था और उसके बाद उनके खिलाफ कार्रवाई की गई थी, ये घटना भी जगजाहिर है। सवाल ये भी उठ रहा है कि बढ़ती हुई मुस्लिम पॉपुलेशन के कारण और इलीगल इमिग्रेशन जो बांग्लादेश से बांग्लादेशी मुस्लिमों का और रोहिंग्याओं का हुआ है, उसने भी इन सारी इंसिडेंट को बढ़ाया है और उसी के कारण मुर्शिदाबाद में 66%, मालदा में 51% और उत्तर दिनाजपुर में 50% मुस्लिम आबादी बढ़ी है। दोस्तों, 2011 के जनगणना के अनुसार बंगाल की मुस्लिम आबादी 27% थी, लेकिन अभी हाल के अनुसार या हाल के स्थिति के बारे में बात करें तो ये लगभग 30 से 35% हो चुका है, जिसका असर बिहार और झारखंड जैसे पड़ोसी राज्यों में भी पड़ रहा है और देखने को मिल रहा है। जहां हिंदू आबादी 60 से 70% से कम होती है, वहां हिंदू संस्कृति और सभ्यता पर खतरा मंडराने लगता है, खतरा बढ़ने लगता है। जैसा कि हमने कश्मीर में देखा था कि किस तरीके से 1980 और 90 के दशक में कश्मीरी पंडितों के साथ क्या हुआ था और किस तरह की घटनाएं हुई थी, और हाल के समय में हम केरल और आसाम में और बंगाल में होते हुए देख रहे हैं। बंगाल में हिंदू समुदाय पर हिंसा, विस्थापन और सांस्कृतिक दमन की घटनाएं हैं काफी चिंताजनक और डरावनी है। चैतन्य महाप्रभु और विवेकानंद की धरती पर हिंदू संस्कृति इस समय संकट में प्रतीत हो रहा है। टीएमसी की जो नीतियां हैं और उनके नेताओं की उदासीनता ने स्थिति को और भी जटिल किया है। मुर्शिदाबाद की हिंसा कोई अकेली घटना नहीं है, ये उस बंगाल की तस्वीर है जो बार बार सियासत की भेंट चढ़ता है। एक तरफ जहां ममता सरकार की लापरवाही है, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी की सत्ता में आने के प्रयास, और दोनों के बीच पिसता आम आदमी, आम बंगाली। कानून सिर्फ एक बहाना है, असल में ये लड़ाई सत्ता की है, वोट की है, नफरत की है, और इसमें सवाल यही है कि कब तक बंगाल यूं ही जलेगा, कब तक सरकारें बंगाल को यूं ही जलने देगी, कब तक खून बहेगा, कब तक हिंदू अपने ही घरों से बेघर होंगे। शायद तब तक जब तक कि बंगाल की जनता इन सियासतदानों को सबक नहीं सिखाएगी, क्योंकि अगर ये आग यूं ही सुलगती रही तो बंगाल की वो मिट्टी जो कभी महापुरुषों को
जन्म देती थी, जिससे कभी महापुरुषों की महक आती थी, वो सिर्फ बारूद और खून की गंध से भर जाएगी और उस दिन न ममता की सरकार बच पाएगी, न बीजेपी के प्रयास। यहाँ सिर्फ सवाल एक है कि हमने अपने बंगाल को क्या से क्या बना दिया। एक तरफ जहां दिल्ली की सरकार है जो कह रहा है कि संसद का कानून है और इसे मानना पड़ेगा, वहीं दूसरी तरफ बंगाल की दीदी हैं जो तंज कस रही हैं और कह रही हैं कि बंगाल में ये नहीं चलेगा, बंगाल में वक्फ का झंडा नहीं गाड़ने देंगे। लेकिन इन दोनों के बीच में जो पिस रहा है वो बेचारा आम इंसान है, आम बंगाली है। वो आम इंसान जिसके घर के चूल्हे की आग बुझ रही है और जो इस सियासी तमाशे में सिर्फ एक मोहरा मात्र बनकर रह गया है। दोनों तरफ से इनके विश्वास को बंधक बनाया गया है, वक्त का झुंझुना बजाया जा रहा है और इस झुंझुने की आग में सियासी रोटियां सेकने की महक अब पूरे बंगाल के साथ साथ पूरे देश और यहाँ तक कि विदेशों में भी फैल रही है। आम हिंदुओं को बंगाल में सिर्फ झेलना पड़ रहा है और उन्हें ये रक्त रंजित खेल देखना पड़ रहा है, क्योंकि इस रक्त रंजित खेल की आग में आम आदमी दोनों तरफ से झुलस रहा है। समस्या ये है कि ना कोई सुनने वाला है, ना कोई देखने वाला। लेकिन मौजूदा दौर में ये सवाल उतनी अहमियत नहीं रखता। जो सवाल सबसे ज्यादा अहमियत रखता है वो ये कि पश्चिम बंगाल की आग को बुझाने की हिम्मत किसमें है। ममता बनर्जी जो बंगाल की दीदी हैं उनमें, या फिर बीजेपी के केंद्र के सरकार में। ममता दीदी जिनके हर शब्द कोलकाता से लेकर पूंछ बिहार तक गूंजते हैं, वो दीदी आज खामोश है। मुर्शिदाबाद में जब दुकानें जली, जब हिंदुओं के घरों को लूटा गया, जब लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने को मजबूर हुए, तब दीदी कह रही थी कि ये कानून हमने नहीं बनाया, ये दिल्ली का कानून और इसे दिल्ली ने बनाया है। तो कोई उनसे पूछे कि अरे दीदी, क्या मुख्यमंत्री आप नहीं हैं? और क्या ये आपकी जिम्मेदारी नहीं है कि उन लोगों को जिनके साथ ये सारे उत्पीड़न हो रहे हैं उनको आप सुरक्षित रखें? और क्या ये इतना आसान है कि इस तरीके से बंगाल में आग लग जाए? क्या आपकी पुलिस उपद्रवियों को रोक नहीं सकती थी, उन लोगों को जिन्होंने सरकारी गाड़ियों में आग लगा दी? आपका खुफिया तंत्र कहां था? इस बात से बेखबर था क्या कि वक्त के नाम पर बंगाल को फिर से दंगों की भट्टी में झोंकने का प्रयास हो रहा है? ममता दीदी, क्या ये बात आपको असहज नहीं करती कि कोलकाता हाई कोर्ट को ये कहना पड़ता है कि हम आंखें मूंद कर नहीं बैठ सकते? ममता दीदी, क्या आपको अपनी नाकामी पर अफसोस नहीं होता? क्या ये बात आपको परेशान नहीं करता कि आपकी पुलिस के रहते हुए हाई कोर्ट को आदेश देना पड़ता है कि केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती की जाए? क्या ये बात आपको रात में सोने देती है कि आपकी राज्य की जनता ये कहती है कि हमको पश्चिम बंगाल की पुलिस पे भरोसा नहीं है? क्या आपको ये आइडिया नहीं था कि वक्फ बिल के वजह से माहौल खराब हो सकता है? फिर इसे लेकर आपने कोई तैयारी क्यों नहीं की? सच तो ये है दीदी कि तृप्तिकरण की सियासत ने बंगाल को बारूद के ढेर पर बैठा दिया है और आपने वोट बैंक के लिए आग को हवा दी है। जबकि लपटें आसमान को छू रही हैं, तब आप दिल्ली की ओर उंगली उठा रही हैं। कितनी शर्मनाक है ये। सोचिएगा, कभी सोचिएगा कि बंगाल क्या से क्या हो रहा है। लेकिन इस सिक्के का एक पहलू जितना गंदा है, दूसरा पहलू भी कम गंदा नहीं है दोस्तों। दूसरा पहलू भारतीय जनता पार्टी जो बंगाल को अपने सपनों का किला बनाने की जिद में है और कोई भी एक्शन नहीं ले रही है। केंद्र सरकार मुख दर्शक की तरह प्रतीत हो रही है और ऐसा लग रहा है कि केंद्र सरकार सिर्फ इंतजार कर रही है कि कब बीजेपी पार्टी की बंगाल में सरकार बनेगी। और ऐसा लग रहा है कि दोनों पार्टियां यानी टीएमसी और बीजेपी को सिर्फ सत्ता चाहिए। एक सत्ता में बने रहने के लिए ये सब होने दे रही हैं और दूसरा सत्ता में आने के लिए ये सब होने दे रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ इस देश की बाकी ऑपोजिशन पार्टी जो मौन है, किसी को हेराल्ड की पड़ी है, किसी को बिहार चुनाव, तो किसी को अपनी पार्टी की पड़ी है, लेकिन मरते हुए हिंदुओं की किसी को नहीं पड़ी। बंगाल को शांति की राह दिख नहीं रही, सिर्फ मुद्दे पे सियासत होती दिख रही है और वो लोग जलती आग में घी छिड़क रहे हैं ताकि इसे और बढ़ाया जाए, ताकि इस सांप्रदायिकता का लाभ उन्हें मिल सके। जबकि हकीकत ये है कि बंगाल को मौजूदा दौर में सियासी रोटियां सेकने वालों की जरूरत नहीं है। उसे वो नेता चाहिए जो उसे सुकून और शांति दे सके, जो उन हिंदू परिवारों के दुखों को समझ सके, उनके ऊपर मरहम लगा सके, उनका संबल बन सके, उन्हें वो विश्वास और भरोसा दिला सके कि वो उनके साथ हैं, वो उनके लिए खड़े हैं और उनके साथ वो हर परिस्थिति में हैं। लेकिन आखिर में एक सवाल जो हर आम इंसान, हर देशवासी ये पूछ रहा है कि आखिर कब तक बंगाल को इस दंश को झेलना होगा, कब तक बंगाल के हिंदुओं को इसी तरीके से झेलना होगा और आखिर कब तक बंगाल जलता रहेगा, आखिर कब
बंगाल शांति और सुकून के एहसास को वापस पा पाएगा, कब बंगाल से एक बार फिर उन्हीं महापुरुषों की महकती सुगंध लौट पाएगी। तो दोस्तों अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।